क्या इजराइल के ग्रेटर इजराइल का विजन दुनिया के सामने कॉलोनियलिज्म का एक नया एक्सपेरिमेंट नहीं है? क्या दुनिया के बड़े पावर्स की मिडिल ईस्ट में गैर कानूनी हस्तक्षेप पर खामोशी इजराइल के समर्थन में एक ऐसी मूक सहमति नहीं है जो आने वाले दिनों में दुनिया को दो खेमों में फिर से बांटने वाली है? क्या दुनिया कॉलोनियलिज्म का नया रूप इजराइल के एक्सपेंशन के रूप में देखेगी? अहम सवाल आज यह है कि इजराइल के ज्योग्राफी एक्सपेंशन की कीमत दुनिया क्यों चुकाएगी? क्या इजराइल का मिडिल ईस्ट में बढ़ता वर्चस्व अकेले मिडिल ईस्ट की ही प्रॉब्लम है या फिर यह एक वर्ल्ड प्रॉब्लम है? और क्या है इंडिया के लिए मायने मिडिल ईस्ट में इजराइल के बढ़ते प्रभुत्व और ग्रेटर इजराइल के विजन के? ये सारे वो सवाल हैं जो न सिर्फ दुनिया को बांट रहे हैं बल्कि इंडिया के लिए भी कई बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि सिन्हा अनसेंसर्ड। कल्पना कीजिए कि आपके पूर्वज 2000 साल पहले किसी जगह पर रहते थे, फिर युद्ध हुआ, विस्थापन हुआ और आपकी पूरी कौम दुनिया भर में बिखर गई। हजारों साल बाद आप वापस लौटते हैं और कहते हैं यह हमारी ऐतिहासिक भूमि है, लेकिन उसी जगह पर कोई दूसरा समुदाय पिछले 1000-1500 साल से रह रहा हो और वो कहे यह तो हमारी भी मातृभूमि है। अब सवाल उठता है, किसका दावा सही है? यहीं से शुरू होती है इजराइल फिलिस्तीन विवाद की सबसे कठिन बहस। और इसी बहस के बीच एक शब्द बार बार सामने आता है, ग्रेटर इजराइल। इसके समर्थक इसे ऐतिहासिक अधिकार बताते हैं, इसके आलोचक इसे 21वीं सदी का कॉलोनियल प्रोजेक्ट कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? पहले समझिए, ग्रेटर इजराइल है क्या? ग्रेटर इजराइल कोई ऑफिशियल विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। यह एक राजनीतिक धार्मिक विचारधारा है इजराइल का। इसके समर्थक मानते हैं कि आधुनिक इजराइल को केवल वर्तमान सीमाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन क्षेत्रों तक विस्तृत होना चाहिए जिन्हें बाइबल में यहूदियों की ऐतिहासिक भूमि बताया गया है। इसमें शामिल हो सकते हैं वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा और कुछ अतिवादी व्याख्याओं में पड़ोसी देशों के हिस्से तक। यहां ध्यान देने वाली बात है कि इजराइल के भीतर भी सभी लोग इस विचार से सहमत नहीं हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद का यह एक लंबा इतिहास है। 1967 के 6 डे वॉर के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम, गाजा, गोलन हाइट्स पर नियंत्रण प्राप्त किया। बाद में गाजा से 2005 में इजराइल ने अपने सेटलमेंट्स हटा लिए, लेकिन वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का प्रश्न बना रहा। आज वेस्ट बैंक में स्थिति क्या है? विभिन्न स्रोतों के अनुसार वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम में लगभग 7 लाख इजरायली सेटलर्स रहते हैं। लगभग 27 लाख पैलेस्टीनियंस भी वहीं रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा इन इजरायली सेटलमेंट्स को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध मानता है। इजराइल इस व्याख्या से सहमत नहीं है और ऐतिहासिक तथा सुरक्षा संबंधी तर्क देता है। यही दुनिया के लिए चिंतित होने की वजह भी है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कह रही हैं कि इजरायली सेटलमेंट एक्सपेंशन लगातार बढ़ रहा है। 2024-25 में हजारों नई सेटलमेंट हाउसिंग यूनिट्स को अप्रूव या एडवांस किया गया है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार सेटलमेंट एक्सपेंशन पिछले कुछ वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे भविष्य में एक स्वतंत्र और भौगोलिक रूप से जुड़ा हुआ पैलेस्टीनियन स्टेट बनाना कठिन हो सकता है। यहां यह समझना जरूरी है कि कॉलोनियलिज्म आखिर होता क्या है। जब हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं तो आमतौर पर हमारा मतलब होता है किसी क्षेत्र पर बाहरी शक्ति का नियंत्रण, स्थानीय आबादी का विस्थापन, संसाधनों पर कब्जा, नई बसाहटों की स्थापना, राजनीतिक प्रभुत्व। इसी मॉडल को हम देखते हैं ब्रिटिश एम्पायर, फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर, यूरोपीय उपनिवेशवाद, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कई हिस्सों का इतिहास। अब सवाल है, क्या ग्रेटर इजराइल इसी श्रेणी में आता है?
क्या दुनिया कॉलोनियलिज्म का नया रूप इजराइल के एक्सपेंशन में देखेगी? कॉलोनियलिज्म की एक कहानी शुरू होती है 1492 में, जब यूरोपीय जहाज नई दुनिया की ओर निकले थे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले 400 साल में दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और बाद में अन्य यूरोपीय शक्तियों ने दुनिया के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। उस दौर को आज हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। लेकिन 21वीं सदी में सवाल बदल गया है। क्या कॉलोनियलिज्म सिर्फ इतिहास की किताबों में है, या नए रूप में आज भी हमारे सामने मौजूद है? यही सवाल आज कई लोग इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को देखकर पूछ रहे हैं। हालांकि यह एक अत्यंत विवादित विषय है। अलग अलग पक्ष इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। इजराइल इसे सुरक्षा, ऐतिहासिक अधिकार और राष्ट्रीय अस्तित्व का प्रश्न मानता है। फिलिस्तीनी और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसे कब्जे, ऑक्युपेशन, बस्ती विस्तार, सेटलमेंट एक्सपेंशन और संभावित अनेक्सेशन के रूप में देखती हैं। इसलिए इस विषय को समझने के लिए भावनाओं से अधिक तथ्यों की आवश्यकता है। इजराइल के एक्सपेंशन के आलोचकों का तर्क है कि हां, यह सेटलर कॉलोनियलिज्म है। दुनिया भर के कई इतिहासकार, मानवाधिकार संगठन और राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ग्रेटर इजराइल का विचार कॉलोनियलिज्म जैसा दिखता है। उनके मुख्य तर्क हैं सेटलमेंट्स का विस्तार। वेस्ट बैंक में लगातार यहूदी सेटलमेंट का विस्तार हुआ है। आलोचकों का कहना है कि नई बस्तियां बसाई जा रही हैं, जमीन का नियंत्रण बदल रहा है, फिलिस्तीनी समुदायों का जीवन कठिन हो रहा है। उनके अनुसार यह क्लासिकल सेटलर कॉलोनियलिज्म जैसा पैटर्न है। डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग के आलोचक कहते हैं कि भूमि पर नियंत्रण केवल सेना से नहीं, बल्कि जनसंख्या के माध्यम से भी स्थापित किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में लगातार नई आबादी बसाई जाए तो भविष्य की राजनीतिक वास्तविकता बदली जा सकती है। यह वही तर्क है जो दुनिया के कई उपनिवेशवादी प्रोजेक्ट्स पर लगाया गया था। पावर इम्बैलेंस के नजरिए से भी देखें तो कॉलोनियलिज्म केवल जमीन का सवाल नहीं है, यह शक्ति संतुलन का सवाल भी है। आलोचकों के अनुसार एक पक्ष के पास आधुनिक सेना है, मजबूत अर्थव्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन है, जबकि दूसरा पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर है। इसलिए वे इसे कॉलोनियल रिलेशनशिप की तरफ देखते हैं। इंटरनेशनल लॉ की बहस में अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वेस्ट बैंक सेटलमेंट को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नहीं मानते हैं। हालांकि इस पर कानूनी बहस जारी रहती है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि यही बात कॉलोनियल आर्गुमेंट को मजबूत करती है। लेकिन इजरायली सेटलमेंट के समर्थकों का जवाब है कि यह कॉलोनियलिज्म नहीं, रिटर्न ऑफ इंडिजिनस पीपल है। ग्रेटर इजराइल के समर्थक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। उनका तर्क है कि यह कोई विदेशी साम्राज्य नहीं, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या स्पेनिश साम्राज्य हजारों किलोमीटर दूर से आए थे। लेकिन यहूदी लोगों का दावा है कि यही उनका प्राचीन राज्य था, यही उनके धार्मिक स्थल हैं और यही उनकी ऐतिहासिक जड़ें हैं। इसलिए वे खुद को कॉलोनाइजर नहीं, बल्कि इंडिजिनस पीपल मानते हैं। उनका तर्क है कि जेविश डायस्पोरा का इतिहास है कि लगभग 2000 वर्षों तक यहूदी समुदाय दुनिया भर में फैला रहा। उन्हें कई देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। फिर आया द होलोकॉस्ट, जिसमें लाखों यहूदियों की हत्या हुई। समर्थक कहते हैं कि इजराइल का निर्माण किसी साम्राज्य विस्तार का नहीं, बल्कि अस्तित्व और सुरक्षा का प्रश्न था। ऐतिहासिक अधिकार बनाम कॉलोनियल एक्सपेंशन समर्थकों का कहना है कि कॉलोनियल पावर्स धन और संसाधनों के लिए की जाती थी। यहूदी आंदोलन का उद्देश्य अपने ऐतिहासिक घर लौटना था। इसलिए दोनों की तुलना को वो गलत मानते हैं और यही पूरी बहस जटिल हो जाती है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने इतिहास के साथ आते हैं। एक कहानी कहती है हम लौटे हैं, दूसरी कहानी कहती है लेकिन जब आप लौटे तो हम पहले से यहां हैं। यही वो पॉइंट है जहां इतिहास और वर्तमान टकरा जाते हैं। क्या दो सच्चाइयां एक साथ मौजूद हो सकती हैं? कई आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि इस संघर्ष को केवल अच्छे बनाम बुरे के रूप में नहीं देखा जा सकता। संभव है कि यहूदियों का ऐतिहासिक संबंध वास्तविक हो,
फिलिस्तीनियों का वर्तमान और पीढ़ियों पुराना संबंध भी वास्तविक हो। समस्या तब पैदा होती है जब दोनों दावे एक ही भूमि पर पूर्ण संप्रभुता चाहते हैं। दुनिया के दूसरे उदाहरण क्या कहते हैं? अगर केवल ऐतिहासिक दावे ही पर्याप्त हों तो दुनिया भर में अनेक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं फिर से लिखनी पड़ेंगी। उदाहरण के लिए रोमन साम्राज्य के पुराने क्षेत्र, ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र, प्राचीन भारतीय साम्राज्यों के क्षेत्र, प्राचीन चीनी साम्राज्यों के क्षेत्र। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आमतौर पर वर्तमान आबादी, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और राजनीतिक सहमति को प्राथमिकता देती है। क्या ग्रेटर इजराइल और कॉलोनियलिज्म एक ही चीज है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कॉलोनियलिज्म को कैसे परिभाषित करते हैं। यदि आप इसे सेटलर कॉलोनियलिज्म की दृष्टि से देखते हैं तो कई विद्वान और आलोचक ग्रेटर इजराइल परियोजना के कुछ पहलुओं को कॉलोनियलिज्म के जैसा ही मानते हैं। लेकिन यदि आप इसे इंडिजिनस रिटर्न की दृष्टि से देखते हैं तो समर्थक इसे उपनिवेशवाद नहीं बल्कि ऐतिहासिक वापसी कहते हैं। असली सवाल शायद कुछ और है। बहस केवल यह नहीं है कि कौन सही है, बहस यह भी है कि क्या किसी ऐतिहासिक दावे को वर्तमान में लागू करते समय वहां रहने वाले लोगों के अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है, और दूसरी तरफ क्या किसी समुदाय के हजारों साल पुराने ऐतिहासिक और धार्मिक संबंधों को पूरी तरह खारिज किया जा सकता है। यही वो प्रश्न है जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है, और इसलिए ग्रेटर इजराइल को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। आलोचक इसे सेटलर कॉलोनियलिज्म का आधुनिक रूप मानते हैं, समर्थक इसे यहूदी लोगों की ऐतिहासिक मातृभूमि में वापसी बताते हैं। तथ्य यह है कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं है, यह इतिहास, धर्म, पहचान, सुरक्षा, राष्ट्रवाद और मानवाधिकारों का ऐसा संघर्ष है जिसमें दोनों पक्ष अपने दर्द और अपने इतिहास के साथ खड़े हैं। और शायद यही कारण है कि यह विवाद केवल मध्य पूर्व का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा प्रश्न बन गया है कि क्या इतिहास वर्तमान की सीमाएं तय करेगा या वर्तमान में रहने वाले लोगों के अधिकार इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण होंगे। यही वो सवाल है जिस पर आज भी दुनिया सहमत नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल तो आज दुनिया के सामने यह है कि क्या मिडिल ईस्ट की स्थिरता ज्यादा जरूरी नहीं है? यदि वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ता है तो जॉर्डन प्रभावित होता है, लेबनान प्रभावित होता है, सीरिया प्रभावित होता है, गल्फ देशों की कूटनीति प्रभावित होती है। यानी स्थानीय संघर्ष क्षेत्रीय अस्थिरता बन सकता है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को भी देखना जरूरी है। आज भी मिडिल ईस्ट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हर बड़ा युद्ध तेल की कीमतें बढ़ा सकता है, शिपिंग लागत बढ़ा सकता है, वैश्विक महंगाई बढ़ा सकता है। 2022 के बाद दुनिया पहले ही ऊर्जा झटकों का असर देख चुकी है। रिफ्यूजी क्राइसिस का इतिहास भी बताता है कि जहां लंबे संघर्ष होते हैं वहां विस्थापन होता है, और विस्थापन अंततः अंतरराष्ट्रीय संकट बन जाता है। यूरोप ने सीरिया क्राइसिस में इसका अनुभव किया। इंटरनेशनल लॉ की विश्वसनीयता यहां शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ने एक सिद्धांत स्वीकार किया, फोर्स से बॉर्डर नहीं बदलेंगे। अगर दुनिया को लगे कि यह सिद्धांत कमजोर हो रहा है तो दूसरे क्षेत्र भी इसी तर्क का उपयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि कई देश इस मुद्दे को सिर्फ मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं मानते। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत के लिए यह केवल एक विदेश नीति का मुद्दा नहीं है। भारत इजरायल का रणनीतिक साझेदार बनने लगा है पिछले कुछ सालों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अति उत्साह में इजरायल की भूमि पर खड़े होकर इजरायल को इंडिया के लिए फादर ऑफ द नेशन तक कह दिया, जिसकी कि देश में भी बहुत आलोचना हुई। आखिर भारत अरब देशों का भी महत्वपूर्ण साझेदार रहा है, ऐतिहासिक तौर पर रहा है। लाखों भारतीय गल्फ देशों में काम करते हैं। फॉरेन रेमिटेंस का एक बड़ा सोर्स है गल्फ इंडिया के लिए। भारत अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आयात करता है। इसलिए भारत की प्राथमिकता आमतौर पर यही होनी चाहिए कि क्षेत्रीय स्थिरता, संवाद, टू नेशन सॉल्यूशन का वो समर्थन करे। इंडिया इस बात पर क्लियर रहे कि 19वीं सदी जैसा कॉलोनियलिज्म एक्सेप्टेबल नहीं है।
आज संयुक्त राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, मानवाधिकार संस्थाएं हैं, वैश्विक आर्थिक दबाव है। इसलिए पुराने जमाने का औपनिवेशिक शासन किसी भी देश के हित में नहीं है। आज इजराइल के ग्रेटर इजराइल की डिमांड की वजह से दुनिया टेरिटोरियल एक्सपेंशन और डी फैक्टो अनेक्सेशन की नई बहस देख रही है। और यही कारण है कि वेस्ट बैंक की घटनाएं केवल स्थानीय संघर्ष नहीं मानी जा रही हैं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि वेस्ट एशिया में किसका क्लेम सही है, बल्कि दुनिया को यह तय करना चाहिए कि क्या 21वीं सदी की दुनिया उन नियमों पर चलेंगी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाए गए थे, या फिर ताकतवर देश और समूह फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड बनाकर नई वास्तविकताएं तय करेंगे। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल दो लोगों की जमीन का विवाद नहीं है, यह उस वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह वादा किया था कि सीमाएं, संप्रभुता और लोगों के अधिकार सिर्फ सैन्य ताकत से तय नहीं होंगे। और यही वजह है कि चाहे कोई भी पक्ष सही या गलत मानता हो, इस संघर्ष की कीमत सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन नहीं, पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में चुका रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।